आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। यह है इंडिया इन फोकस का 4th एपिसोड। आज भारत G20 की अध्यक्षता संभालेगा। भारत के 50 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। आइए आपको बताते हैं कैसे आज भारत के लिए ये बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता करेगा। इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं 1 दिसंबर यानी आज औपचारिक रूप से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र ने विशेष तैयारियां की हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्मारकों पर G20 को दिखाया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। G20 की अध्यक्षता का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। इस मौके को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं, बल्कि ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगों को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले हाल ही में 40 से अधिक मिशन प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने G20 कार्यक्रम के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सेकुलर जेल का भी दौरा किया, जहां लेखक और विचारक वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि देश के 75 विद्यालयों के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने की योजना है। G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां लोग फोटो भी खिंचवा सकेंगे। ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों को सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पॉलिटिक्स में अब यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने की। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं। इसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक अहम भूमिका निभाने वाली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 से 4 दिसंबर में राजस्थान जाएगी। इसी बीच भाजपा ने भी जन आक्रोश रैली का गठन किया है। भाजपा की जन आक्रोश रैली भी अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने जा रही है। राजस्थान में गुरुवार से यात्रा पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में जुटी है, वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालने वाली है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से रवाना करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा 3 से 4 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। बीजेपी ने भी जेपी नड्डा के साथ राजे को जन आक्रोश रैली से खास तौर पर जोड़ा है। बुधवार को राजे भी जयपुर पहुंच गई है। भाजपा के रथ पर राजे के पोस्टर भी लगे हैं और पार्टी यात्रा निकालने के लिए उनके अनुभव का फायदा भी उठाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गैर कांग्रेस शासित राज्यों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब उनकी कांग्रेस शासित राज्यों में यात्रा शुरू हो गई है। सबसे पहले ये यात्रा राजस्थान से शुरू हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने और यात्रा को अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छा बनाने में जुटी है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का खुद जयपुर पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ले रही है और अभी से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जन आक्रोश रैली को प्रदेश भाजपा ही संचालित करेगी, लेकिन जेपी नड्डा की मौजूदगी भी होगी। देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान के लोगों में भी राजनीतिक और धार्मिक यात्राओं के प्रति एक अलग किस्म का आकर्षण रहा है। यही कारण है कि राजस्थान में राजनेता लंबी लंबी दूरियों की पैदल यात्राएं भी खूब करते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर यह यात्रा सीधा प्रभाव डालेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान की लगभग 60 सीटों पर इसका खासा असर होगा। वहीं अगर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की बात करें तो इसमें 4 सीनियर नेताओं के नेतृत्व में एक जन आक्रोश समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री वसुदेव देवनानी और सांसद दिया कुमारी शामिल है।
यह रथ यात्राएं सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 10 दिनों तक निकाली जाएंगी। इस दौरान भाजपा सभी 1100 मंडलों और 52,000 मतदान बूथों को कवर करेगी। अब इस यात्रा पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा या भाजपा की जन आक्रोश यात्रा कौन कामयाब होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने अपना किनारा कर लिया था, लेकिन अब भारत अफगानिस्तान में 20 परियोजनाओं को फिर से शुरू करने जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की ओर से बुधवार को कहा गया है कि अफगानिस्तान में रुकी हुई 20 परियोजनाओं को भारत फिर से शुरू कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास के प्रभारी भारत कुमार ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और अफगानिस्तान में दिल्ली की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही है। भारत कुमार ने अफगानिस्तान के शहरी और विकास मंत्री हमदुल्ला नोमानी के साथ काबुल में बैठक के दौरान यह टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि शहरी विकास और भूमिका मामलों के कार्यवाहक मंत्री मौलवी हमदुल्ला नुमानी ने भारतीय व्यापार समुदाय से अफगानिस्तान के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश करने का भी आग्रह किया था। अफगानिस्तान मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि कार्यवाहक मंत्री नोमानी ने काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान कार्यवाहक मंत्री नोमानी ने कहा कि भारतीय व्यवसायी शहरी और आवास क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, विशेष रूप से न्यू काबुल सिटी परियोजना में। नोमानी ने कहा कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में कुछ परियोजनाओं को शुरू किया था, लेकिन भुगतान न होने के कारण उनमें से कुछ अधूरी रह गई थी। उन्होंने भारत सरकार से अधूरी परियोजनाओं के बारे में भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी और बेरोजगारी कम होगी और देश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत को अपनी सभी परियोजनाओं को रोकना पड़ा था। इसके बाद भारत ने अपना दूतावास भी बंद कर दिया था। हालांकि दूतावास ने कुछ महीने पहले फिर से कामकाज शुरू किया है। भारत में अभी भी सुरक्षा के मुद्दे हैं, क्योंकि हाल ही में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों द्वारा कई नागरिक परियोजनाओं, धार्मिक स्थलों और रूसी दूतावास को निशाना बनाया गया था। आप इन खबरों को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश से जुड़ी सच्ची खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।